सो सिंकिंग फंड क्या होता है? इट इज अ फंड क्रेडिटेड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम फंड बनाते हैं। ये वर्ड आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा किसी चैप्टर में, बताओ कहाँ सुना है? सिंकिंग फंड वर्ड कहाँ सुना होगा किसी चैप्टर में? कौन से चैप्टर में आता है? अकाउंट्स में सुना होगा, बताओ। अकाउंट्स में जहां पर हम लगाते हैं डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी एसेट को यूज करते हैं उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो जब उसकी वैल्यू कम होती है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो एसेट यूजलेस बन जाती है हमारे लिए, वो हमारे लिए काम की नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं, उस एसेट को डिस्कार्ड करके हम नई एसेट परचेज करते हैं। नई एसेट को खरीदने के लिए एकदम से तो हम पैसा कहाँ से लाएं? तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, जितनी जितनी वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है उतना पैसा हम एक तरह से फंड में एक्यूमुलेट करते रहते हैं, ताकि जब वो एसेट पूरी डिस्कार्ड हो जाए उतना फंड वापस हमारे पास बन जाए एक फंड के अंदर, कि हम नई मशीन को परचेज कर लें। तो यहाँ पर हमारा पर्पस क्या हो गया कि पुरानी मशीन खत्म, नई मशीन को खरीदना है, उसके लिए हमने सिंकिंग फंड बनाया। सिमिलरली अगर आप अपने पेरेंट्स को देखोगे तो उन्होंने भी बहुत सारे फंड्स अलग अलग बना रखे होते हैं। किसके लिए बना रखा होता है? एक तो होता है अपने बच्चों की हायर स्टडीज के लिए, कि कई बार होता है कि हमें हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। स्पेशली जो लोग साइंस फील्ड में होते हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है, या इवन जो लोग एमबीएस करते हैं अच्छी कॉलेजेस से, तो वहाँ पर भी पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। कई बार 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख इतना पैसा लग जाता है। साइंस में अगर कोई लाइक डॉक्टर बनने जाता है तो वहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए की फीस लग जाती है। तो इस तरह के पर्पस के लिए यस सर। पहले से ही फंड बनाना पड़ता है। दैट इज सिंकिंग फंड। उसके अलावा एक सबसे कॉमन फंड बनाते हैं जो सभी पेरेंट्स बनाते हैं, वो है अपने बच्चों की शादी का फंड, मैरिज फंड। तो आपकी शादी के लिए भी देखो कोई ना कोई मैरिज फंड इकट्ठा हो रहा होगा, शायद आपको पता हो या ना पता हो, बट वो इकट्ठा हो रहा है। तो आपके पेरेंट्स पहले से ही वो सारे काम कर रहे हैं, तो दैट इज अ स्पेसिफाइड पर्पस। तो अब यहाँ पर हम उसकी कैलकुलेशन को कैसे समझेंगे आगे देखते हैं। तो इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, एंड साइज ऑफ द सिंकिंग फंड डिपॉजिट इज कंप्यूटेड एज। तो कंप्यूट कैसे करना है? वैसे ही जैसे हम अभी तक करते आए हैं, नॉर्मल फॉर्मूला है। और इसको अप्लाई कैसे करना है समझते हैं विद क्वेश्चन नंबर 35। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड? आज कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें so that to accumulate 3 lakh at the end of 10 years, if the interest is compounded annually at the rate of 10%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, एनुअल कंपाउंडिंग है, 10 साल बाद 3 लाख रुपए चाहिए, तो आज हमें हर साल कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, या कितना पैसा हम अभी डिपॉजिट करें कि वो 3 लाख रुपए बन जाए। तो ऐसे केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या है? दैट इज ए का मतलब क्या है? फाइनल अमाउंट जो हमें चाहिए मैच्योरिटी पे, फाइनल अमाउंट मैच्योरिटी पे इक्वल टू, इक्वल टू है कि पर एनम हमें कितना डिपॉजिट करना है अमाउंट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। दैट इज रेट तो 10% है, एंड टाइम है कितना? 10 ईयर्स। टाइम इज 10 ईयर्स। अमाउंट हमारे पास पता है, हमें चाहिए 3 लाख रुपीज। कितना चाहिए? 3 लाख रुपीज। तो हम इससे यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, 1/1.1 इक्वल टू करेंगे कितने टाइम्स? 10 टाइम्स करके देखो कितना आता है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू नहीं, यहाँ तो हमें फ्यूचर की बात करनी है। तो फ्यूचर वैल्यू पे आपको निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू निकाल के देखो कितना आ रहा है। टाइम है 10% एंड रेट है आपकी 10%, टाइम इज 10 ईयर्स। तो कैसे आप ये निकालेंगे? कोशिश करके देखें।
सर ये नीचे वाला ठीक है ना सर, वो पिछले जो अपन ने क्या कह रहे हो नीचे वाला? ये कह रहे हो ना? सर, ये जो हाँ नीचे मेथड दिया हुआ ना प्रेजेंट हाँ वैल्यू हाँ वाला, हाँ, बिल्कुल। इससे सारे सॉल्व हो जाते हैं। हाँ इससे हो जाता है। यही ठीक है। आपको क्या करना है, आई की वैल्यू डालनी है, एन की वैल्यू डालनी है, और उससे आपके पास एक फैक्टर आएगा। तो हमने क्या करना है, पहले 1 प्लस रेट, जो भी रेट है उसकी पावर लगानी है एन, पावर हो गई 10। इसको सॉल्व किया, -1 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय वापस करेंगे रेट, तो इससे आपके पास एक फैक्टर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से एक फैक्टर आया होगा, आया फैक्टर किसी का? 1 प्लस 0.1 की पावर 10 -1 अपॉन 0.10। इसको सॉल्व करने से आपके पास आया 15.937, ये वैल्यू आ जाएगी। अब करना क्या था कि हमारे पास एक तरफ तो है 3 लाख इक्वल टू हमें हर साल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो, इनटू हमारा फैक्टर कितना है 15.937। अभी फैक्टर वहां जाकर के हो जाएगा डिवाइड, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड करने के बाद, देखो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15.9374248, ये आपको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने से जो फाइनल वैल्यू आएगी 18,823.618 या 62। तो इतना अमाउंट हमें एवरी ईयर क्या करना है, डिपॉजिट करना है। और ये डिपॉजिट करने के बाद में क्या होगा कि हमें 3 लाख रुपीज मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें निकालनी क्या थी कि सर फ्यूचर इसमें वैल्यू सर हमारे इसमें पास ये कैसे पता चलेगा? क्या। सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इमीडिएट ड्यू है या लास्ट में? ऐसे देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट इज टू बी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। हर साल हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, बस सिंपल यही गिवन है। आपको ये नहीं कहा कि ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंडिंग में। तो जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको तो बस सिंपल यही चीज यूज करनी है, दैट इज नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। बस जब कुछ सर नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट सर हम ये मेरे अमाउंट आ वाला रहा है ना है एट द एंड। 824.61। क्या कह रहे हैं 15। सर मेरा अमाउंट चेंज आ रहा है सर। आपने 3 लाख को इसे डिवाइड किया 15.9377 पूरा। हाँ सर, ये वैल्यू आई थी ना 15.937, हाँ, इसको मैंने एम प्लस किया, ठीक है फिर 3 लाख डिवाइड बाय एमआरसी कर दिया, ठीक फिर है इक्वल्स टू दबा दिया, ठीक है। तो मेरी वैल्यू आई 18,824.618। हाँ तो 824 ही है ना, तो उतना ही फर्क है। क्यों आया 18,824 पॉइंट समथिंग, क्योंकि हमने 3 डिजिट लिए होंगे। मतलब अगर 62। 5 लेंगे तो ज्यादा आएगा, 7 लेंगे तो और ज्यादा वैल्यू आएगी। मतलब जितना पास लेंगे उतनी एक्यूरेट आपकी वैल्यू आ जाएगी, उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। नाउ द पॉइंट इज हमारा आंसर अच्छा ऑलवेज क्या होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा। और ऑप्शन में इतनी क्लोज ऑप्शन नहीं होते कभी भी कि 823 पॉइंट समथिंग, फिर 824 पॉइंट समथिंग, फिर 25 पॉइंट समथिंग, तो इतने क्लोज आपको यहाँ पे आंसर्स नहीं मिलेंगे। तो जो भी आपके पास ओके आंसर आ रहा है, चाहे 23 आ रहा है या 24 आ रहा है, उसके आसपास वाला जो ऑप्शन है उसका आप सीधा सेलेक्ट कर सकते सर ये कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर वैल्यू का है या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है? हैं। यस, देखो यहाँ पर हमें क्या रखा है कि हमने पहले साल इन्वेस्ट किया, सेकेंड ईयर इन्वेस्ट किया, थर्ड ईयर किया, 10 साल तक इन्वेस्ट किया, और 10 साल के बाद हमें कितना मिल रहा है, 3 लाख रुपीज मिल रहे हैं। मतलब हम एवरी ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें 3 लाख मिल रहा है 10 साल के बाद। मतलब कब मिल रहा है, फ्यूचर में मिल रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है, फ्यूचर वैल्यू हमें दे रखी है, गिवन है। तो करना क्या है, एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है। नॉर्मली पहले हमने क्या किया था कि अगर पहले मान लो आपको वो सब दे रखा था, हर साल हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में कितनी वैल्यू बनेगी। इस बार उल्टा दे दिया, फ्यूचर वैल्यू पता है तो हम हर साल कितना इन्वेस्ट करें। तो आपको जब भी फ्यूचर वैल्यू है तो दे रखी है,
तो फिर आपको उसका फॉर्मूला लगाना है, या फिर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो भी उसी का फॉर्मूला लगाना है। दोनों में से जो भी चीज हो आपको फॉर्मूला वही लगाना है फ्यूचर वैल्यू। सर तो इसको प्राइस फैक्टर से करना जरूरी है, नीचे वाले फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं। आपकी वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है। सर ये प्राइस फैक्टर से करना जरूरी थोड़ी, इसको नीचे वाले फॉर्मूला से भी तो कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसी से सॉल्व किया इसको। हमने यहाँ पे यही किया 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई, तो सीधा आप इससे यहाँ अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। सर इस फॉर्मूला से जो अपन ने पिछली बार क्वेश्चंस किए, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा जब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर है, तो सीधा सा आपने ये लगाया, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो हमेशा 1 प्लस आई की पावर n और उसके बाद फॉर्मूला बनेगा। प्रेजेंट वैल्यू में बनता है 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर n, इस तरह से फॉर्मूला। तो ये मेन डिफरेंस होता है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले। तो सिंकिंग फंड का मतलब अपन को पता चल गया, जब एक पर्टिकुलर पर्पस है, उस पर्पस के लिए हम कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में हमें वैल्यू मिलती है, दैट इज सिंकिंग फंड। अब इनके एप्लीकेशंस और कहाँ पर आते हैं कि हम इन कॉन्सेप्ट को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज लीजिंग। लीज का मतलब क्या होता है? सर रेंट पे लेना कोई चीज या देना। यस, किसी भी चीज को अगर हम रेंट पे ले रहे हैं या रेंट पे दे रहे हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज लीजिंग। तो कोई भी पर्सन लीज पे क्यों लेता है? अगर हमें कोई चीज किराए पे लेनी है तो क्यों लेनी है? उससे हमें फायदा है कि सर कोई बड़ा नुकसान? अमाउंट एक्सपेंडिचर नहीं करना इसलिए। यस, अगर हमें बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं करना है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उस चीज को खरीद सके, तो हम अक्सर क्या करते हैं, उसको किराए पे ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, लीज के ऊपर ले लेते हैं। जैसे माइंस होती है, अब माइंस बहुत ज्यादा महंगी होती है, करोड़ों अरबों के अंदर उसकी वैल्यू होती है, तो उसको यस अक्सर सर। लीज के ऊपर लिया जाता है। और लीज के ऊपर लेने से क्या होता है कि हम उसको उस एरिया को यूज कर सकते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कोल माइंस होती है, गोल्ड माइंस, पेट्रोलियम माइंस, फिर उसके अलावा स्टोन माइंस, ये जो सारी माइंस होती है, इसके अंदर अक्सर जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज लीजिंग। क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, कोई भी बियर नहीं कर सकता, इसलिए वो किराए पर लेकर और वहां से अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं। सो लीजिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ओनर ऑफ द एसेट, ओनर को क्या बोलेंगे? जो एसेट का मालिक है, दैट इज द लेसर, जो किराए पे दे रहा है। अलाउज द यूजर ऑफ द एसेट, यूजर कौन? जो किराए पर ले रहा है, उसको बोलेंगे लेसी। देने वाला लेसर, लेने वाला लेसी। और वो ले रहा है टू यूज द एसेट, एसेट को यूज करेगा फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, तो जो भी टाइम पीरियड है उसके लिए वो यूज करेगा। बदले में क्या होगा? कंसिडरेशन होगा, यानी कि वो किराया देगा। इसको हम बोल सकते हैं लीज रेंटल। लीज रेंटल पेबल ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कब तक वो पे करेगा? जब तक उसका टेन्योर सेट किया हुआ है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो जो भी टेन्योर है उस टेन्योर तक वो पेमेंट करेगा। एंड दिस इज द काइंड ऑफ टेकिंग एन एसेट ऑन रेंट। तो ये रेंट का सिस्टम हो गया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर करना क्या होगा? हमें देखना है कि लीज पे लेना या लीज पे देना फेवरेबल है या नहीं है, वो चीज की हम कैलकुलेशन करेंगे। फेवर में है तो कितने अमाउंट से फेवर में है, या अगेंस्ट में है तो क्यों नहीं है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग ₹3,60,000। तो यहाँ पर ये कंपनी है, इसको लीज पे देना है, तो एबीसी लिमिटेड को क्या बोलेंगे? लेसर या लेसी? लेसी। एबीसी लिमिटेड कौन है, लेसर या लेसी? सर लेसी। लेसर सर। सर लेसर। लेसर, सर क्योंकि ये लेसर किराए होगा। पर दे रहा है। इस ये ओनर है और ये किराए पे देगा एसेट को, उसको यस बोलेंगे सर। इसके ऊपर दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है सर। क्या कह रहा हूँ? इसके ऊपर हाईलाइट में दिया हुआ है सर, लेसर और लेसी का मतलब। हाँ, हाँ तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड कौन हो गया? अपने लिए लेसर हो गया। और इसके पास एसेट है 3,60,000 रुपीज की, जिसकी लाइफ कितनी है? 5 years ऑफ पीरियड। इट हैज फिक्स्ड रेंटल ऑफ 1,05,000 पर एनम, इतना रेंट फिक्स किया है। पेबल एनुअली, एनुअली पेबल होगा। अब कब से? स्टार्टिंग या एंडिंग? तो क्वेश्चन ने क्लियर किया है
स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड के अंदर से। Suppose the rate of interest is 14% per annum compounded annually, on which money can be invested by the company. अगर कंपनी चाहे तो मनी को इन्वेस्ट कर सकती है, तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा? 14% का रिटर्न मिलेगा। तो इज दिस एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी? फेवरेबल है या नहीं है? तो एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। कंपनी के पास, एबीसी लिमिटेड के पास एक एसेट है। इस एसेट को अगर वो खरीदते हैं, लेते हैं पहले, तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 3,60,000। 3,60,000 उन्होंने लिया और फिर उसको क्या कर दिया? लीज पे दिया। तो लीज पे जब देंगे तो हर साल कितना मिलेगा? 1,05,000। 1 2 3 4 एंड 5, 5 साल तक मिलेगा 1,05,000। अब पॉइंट ये है कि हमें ये देखना है क्या हम लीज पे दें तो फायदा होगा या नुकसान। अगर हम ऐसे चेक करें 5 साल में टोटल कितना पैसा हमें मिलने वाला है? 1,05,000 इंटू 5, यानी कि 5,25,000 रुपीज हमें मिलेंगे 5 साल में। मतलब आज हमने एसेट को खरीदा 360 में और उसको किराए पे दे दिया। किराए पे दिया तो 5 साल में हमें जो टोटल पैसा मिलेगा ये 525 मिलेगा। रेट दे रखी है कितनी? 14%। हमें बस ये चेक करना है क्या ये हमारे लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का। तो क्या करना चाहिए कंपनी को? तो उसके लिए कंपनी यहाँ पर क्या करेगी? कंपनी को ये चेक करना है कि जो भी पैसा इनको मिल रहा है इन 5 सालों में, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? अगर इनकी प्रेजेंट वैल्यू को इन्होंने निकाला और 360 से कंपेयर किया, लीज रेंटल की सर फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे ना? फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना? सर 1,05,000 दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी 1,05,000, प्रेजेंट वैल्यू तो 360 है, क्योंकि एसेट को अगर आप आज खरीदोगे और लीज पे दोगे तो आज तो आपके पास से 360 चले गए, तो ये आपका हो गया क्या? प्रेजेंट वैल्यू, एक तरह से कैश आउटफ्लो हो गया आज की डेट में। तो जो ओवरऑल हमें फ्यूचर में इनफ्लो मिलने वाला है, क्या वो 360 से कम होगा या 360 से ज्यादा होगा, ये हमें चेक करना है। तो जो हमारा ये लीज रेंटल है, लीज रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू, उसको हम 360 से कंपेयर करेंगे। अगर ये ज्यादा हुआ लीज रेंटल तो हम क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट कर लेंगे प्रपोजल को, हमें फायदा हो जाएगा। और अगर ये कम हुआ तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि 1,05,000 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो कैसे हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू? तो कल हमने लास्ट क्लास में देखा था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट। रेट कितनी है? 14%। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल टू, कितने टाइम्स प्रेस करेंगे इक्वल टू को? 5 ईयर्स को 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5। अब क्या प्रेस करना होता है? जीटी, और जीटी में क्या आ जाती है आपके पास? इसकी टोटल कितनी आ रही है? देखो सर ये बटन ही नहीं है जीटी वाला। कितनी आ गई? एम प्लस से कैसे करेंगे? आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। 2.555। 2.55। यस सर। 3.43 सर वो 308। एम प्लस वाला तरीका बता दो सर इसको, कन्नू को। क्या कह रहे हो? आपने एक कहते हैं जिसके कैलकुलेटर में जीटी वाला बटन ना हो तो उसमें एम प्लस वाला यूज लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, वो वापस रिपीट कर दो ना सर, हेल्प हो जाएगी इसकी। तो अगर आपकी जीटी नहीं है कैलकुलेटर में तो क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल टू, ये आपने प्रेस किया, 1 डिवाइड 1.14 इक्वल टू प्रेस करते ही साथ में आप एम प्लस दबा दो, फिर एक बार और इक्वल टू दबाओ, फिर एम प्लस, फिर इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस। 5 ईयर्स है तो एक और इक्वल टू एम प्लस। अब जो आपका जीटी ऊपर काम कर रहा था उसकी जगह पे आप प्रेस क्या कर दोगे? आप एमआरसी, तो एमआरसी के अंदर आपको यही टोटल मिल जाएगी 3.433।
ओके सर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, 1,05,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3.433 के साथ में, वो करके देखो कितना आ रहा है। 360 36465, मतलब हमारे Yes, पास sir. थोड़ा सा ऊपर पैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो अगर वो 3,60,000 से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारे लिए फेवरेबल है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ। तो हमने यहाँ पे करना क्या था, एक कंपनी एबीसी लिमिटेड थी, उस कंपनी को देखना है कि या वो एसेट खरीद के अगर किराए पे दे तो उसको फायदा होगा या नहीं होगा। एसेट खरीदते हैं तो आज पैसा जाएगा 3,60,000, लेकिन 5 साल तक 1,05,000 मिलेंगे। तो जिसकी हमने अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो 360 से ज्यादा आ गई, तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर कम आती तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। Okay, sir. ओके चलिए, अब नेक्स्ट इस Sir, पैटर्न का and एक और क्वेश्चन। यस, क्या पूछ रहे हो? क्या सर? कोई डाउट था आपका, कुछ पूछ रहे थे आप? सर वो एन्युटी क्लास वाली एक्चुअली मिस हो गई थी क्लास, तो आपने बोला था आप यूट्यूब पे डाल दोगे आपके फिर मैंने चैनल वो पे। डाल तो दी, बट वो अनलिस्टेड ही रह गई। वो मैं उसको अपने ओपन कर दूंगा, वो क्या अभी लॉक ओके रह सर। गई, तो इसलिए आपको वहां दिखी नहीं होगी, तो मैं उसको ओपन कर दूंगा लॉक पर। ओके सर। ओके। और ये वाले जो है ना सेशन, ये पीछे वाले, ये यहाँ से लेकर के लास्ट तक ये भी सारे रिकॉर्डेड पढ़े हैं। ये तो पहले से पढ़े ही हैं, डाले हुए ही हैं मैंने। 3 लेक्चर्स है इसके, 3 पार्ट्स में है अच्छा, ये। तो ये वाले पार्ट डले हुए हैं ऑलरेडी लास्ट तक के। तो सर ये प्लेलिस्ट बनी हुई है या फिर नीचे जाना पड़ेगा, स्क्रॉल अप करना ये पड़ेगा? एक्चुअली दूसरी जगह पढ़े हैं, बट मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिख जाएगा। जो मैथ्स की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा। अभी वो किसी और फोल्डर में पड़े होंगे, तो ढूंढना पड़ेगा वो, ओके सर। तो मैं उसको इसमें डाल दूंगा। जी सर। चलो नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 37। अ कंपनी इज कंसीडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन। कंपनी को क्या करना है, प्रपोजल देखना है फॉर परचेजिंग अ मशीन। इधर बाय मेकिंग फुल पेमेंट, या तो फुल पेमेंट करेंगे कितने का, 4,000 का, या फिर लीज करेंगे फॉर 4 years at annual rate of 1250. To which course of action is preferable if the company can borrow money at the rate of 14% compounded annually? तो दो ऑप्शन है कंपनी के पास। पहला, या तो मशीन को खरीद लो, परचेज करेंगे तो आज पैसा जाएगा, कितना जाएगा आज, 4,000 जाएगा। और अगर परचेज नहीं करते हैं, रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, तो एवरी ईयर हमें देने हैं 1250। कितने साल तक, 4 साल तक, 4 years तक। रेट दे रखी है 14%। कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है, 1 या 2, ये चेक करके बताना। क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, क्या निकालना पड़ेगा? तो प्रेजेंट क्वेश्चन में वैल्यू। समझना है आपको, गिवन क्या है। यस, आपको हमेशा देखना है क्वेश्चन में दोनों में से क्या गिवन है, या तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी अक्सर, या फ्यूचर वैल्यू। तो जो गिवन है वो ही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो परचेज प्राइस आज दे रखी है, आज पैसा खर्च करेंगे तो 4,000 रुपए लग जाएंगे, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है फॉर परचेजिंग द मशीन। तो अगर हम किराया देंगे, अगर हम किराया पे कर रहे हैं, तो वो जो किराया है वो 4,000 से कम होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, या 4,000 से ज्यादा होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ज्यादा होगा तो 4,000 से ज्यादा। ज्यादा या कम? सर कम, कम। मतलब वो ज्यादा होना चाहिए, हाँ, अपन तो कम पे क्योंकि कर। हमें यहाँ पे रेंट पे करना है। तो अगर रेंट पे करना है, तो अगर हमारा जो रेंट की प्रेजेंट वैल्यू है वो कम है तो उसमें फायदा है, रेंट की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है तो परचेज करने में फायदा है। जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं सेम चीज। 14% हमारे पास रेट है 4 years के लिए, तो पहले पी फैक्टर निकालो। पीवी फैक्टर 4 years एंड 14%, जो टेक्निक अभी हमने सीखी उससे निकाल के देखो कितनी वैल्यू आ रही है। सर कितना आया, 2 पॉइंट समथिंग आया होगा।
किसके आ गया? सर 2.9137123044। यस, बिल्कुल ये आ गया हमारे पास। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब हमें देखो हर साल की इंस्टॉलमेंट दे रखी है 1250, तो 1250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.913712 से, और मल्टीप्लाई करके 3642. चेक करो कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है जो हमें पेमेंट करनी सर है। 3642.14038005। यस, 3642 आ गई। 4000 से कम हमें पेमेंट करना है अगर हम रेंट वाला ऑप्शन लेते हैं, तो इसका मतलब रेंट वाला ऑप्शन हमारे लिए फायदेमंद है, बेटर है। तो कंपनी क्या करेगी? लीज पे लेगी। तो लीजिंग इज प्रेफरेबल फॉर द कंपनी। कंक्लूड करना मतलब जैसे सर आज उस चीज का अपन रेंट दे रहे हैं 4000 और उसकी मार्केट वैल्यू है आज के समय 3642, यही कह रहा है ना सर ये क्वेश्चन? हाँ, मतलब ये कह रहा है आज मशीन खरीदोगे तो आज आपको जेब से 4000 देने हैं, और अगर आप आज हाँ मशीन नहीं खरीदते हो तो 4 साल में आप जितना भी पैसा दोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3642 है, मतलब 4000 से कम है। जब आप 4 साल तक पेमेंट करोगे तो उसकी आज हाँ। की डेट में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 4000 से कम है, तो आपको फायदा। तो फिर सही बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े मैनेजमेंट में तो फिर ये तरीका इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल, ये तो हाँ प्रैक्टिस हाँ यही यूज होता है, यही वो प्लान करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। और जितनी बार भी मार्केट में रेट चेंज होती है, कभी 10% होती है, कभी 8% होती है, तो रेट कई बार चेंज होती है तो उनके डिसीजंस भी चेंज हो जाया करते हैं। हो सकता है पहले मान लो खरीदना प्रेफरेबल हो, बाद में लीज पे लेना प्रेफरेबल हो जाता है, या पहले उल्टा हो यस सर। सकता है। तो वो डिपेंड करता है मार्केट रेट के ऊपर। सर ये अच्छा 2 क्या? 2.91 हाँ, 2.91 नहीं है अभी। सर ये 2.913 हाँ सर हाँ, कैसे आया? ये अभी तो अपन ने किया 1 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4 बार प्रेस किया, जीटी प्रेस किया, आ गया। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। ओके। एक्चुअली चैप्टर में ये बहुत सारे सारे टेक्निक्स क्वेश्चन है, जितनी आप टेक्निक्स याद रख लोगे उतना क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे इस चैप्टर में, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सर हाँ, सर सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं ना, या सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू वाला है? मोस्टली क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे जहाँ भी आपको ये लग रहा है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, वहाँ सब जगह ये अप्लाई हो रहा है। अभी देखो और भी नीचे आ रहे डिसीजंस, कुछ कैपिटल मतलब एक्सपेंडिचर सिर्फ या प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। वैल्यू में ही होगा ये अप्लाई? हाँ, ये सब इसी के अंदर आ रहे हैं। ओके सर। अब यहाँ ऑप्शन क्या? मशीन कैन बी परचेज फॉर ₹50,000, मशीन विल कंट्रीब्यूट ₹12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो मशीन हम परचेज कर सकते हैं 50,000 में, और फिर 12,000 पर ईयर वो कंट्रीब्यूट करेगी 5 साल तक। Assuming the borrowing cost is 10% rate given है, determine whether machine should be purchased or not। क्या करें, परचेज करें या नहीं करें? पहले आपको देखना है कि आप मशीन किराए पे ले रहे हो या दे रहे हो, पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर उल्टा हो जाएगा। तो हम किस पे सर किराए पे ले रहे हैं। यस, हमें ये परचेज देखना है कर हम रहे हैं यानी ले परचेज रहे हैं करें सर। या फिर हम क्या करें, लीज पे। तो अगर हम यहाँ देखें, हम परचेज करते हैं 50,000 आज देना पड़ेगा, और मशीन से हमें फायदा कितना मिलेगा? तो मशीन से हमें 12,000 का फायदा मिलेगा एवरी ईयर। कितने ईयर्स तक? 5 ईयर्स तक। और रेट हमारे पास है 10%। तो हम क्या करेंगे, इस 10% और 5 ईयर्स से कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी। तो निकाल के देखो कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू सर 3.790786769636। यस सर, और है इसकी वैल्यू है सर 45,489। ये 0.44122323। हाँ हाँ यही है। ओके। तो यहाँ पर अब क्या कंक्लूजन निकला कि आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई वो 45 है, जबकि खर्चा करना पड़ेगा 50,000। यस सर। तो इसका मतलब फायदेमंद नहीं है, मशीन परचेज करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो मशीन मस्ट नॉट बी परचेज। यस अब इस टाइप का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, थोड़ा सा एक नया पॉइंट है इसमें 39 में।
अ मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years, लाइफ दे दी 7 years की, कॉस्ट है 10,000, while another machine जो जिसकी यूजफुल लाइफ 5 years है, कॉस्टिंग है 8,000। तो दो हमारे पास मशीन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मशीन क्या कर रही है, सेविंग करती है किसकी, लेबर की, लेबर एक्सपेंसेस 1900 हमारे सेव होते हैं एनुअली। सेकंड मशीन क्या करती है, लेबर एक्सपेंसेस सेव करती है 2200 एनुअली। डिटरमिन द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, तो कौन सा मशीन में उनको परचेज करना है ये बताना है, रेट इज 10%। तो फर्क क्या देगा, फर्स्ट मशीन के अंदर कॉस्ट तो है हमारे पास 10,000, लाइफ है उसकी 7 years और सेविंग फर्स्ट करेगी मशीन परचेज 900। करेंगे। सेकंड में अगर हम जाएंगे तो सेकंड की कॉस्ट थोड़ी कम है, सस्ती है, लेकिन टाइम 5 years है, सेविंग वो थोड़ा ज्यादा कर रही है पर ईयर। तो इन दोनों को कंपेयर करके देखना है कि विच वन इज प्रेफरेबल। क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं सेकंड मशीन तो 2200 सेव कर रही है तो बेटर है, या सेकंड नो मशीन सर, ये इसलिए बेटर है? क्या हम ऐसा कंपैरिजन इन कर दोनों सकते को हैं? निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो हम डायरेक्टली कंपेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों का टेन्योर है वो अलग अलग है, 7 years एंड 5 years। अगर दोनों का टेन्योर सेम होता तो शायद हम ऐसे ही बता देते बिना कैलकुलेशन के, लेकिन क्योंकि टेन्योर अलग अलग है तो हमें पहले प्रेजेंट वैल्यू दोनों की फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पहली मशीन ने कितनी सेविंग की है लेबर की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हर किसी की क्या निकाल के रख देंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो फर्स्ट मशीन की सेविंग्स 1900 पर ईयर इनटू पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 7 years का, तो 7 years का आप निकालोगे तो आ रहा है कितना, 4.86842 ये आ रहा है। तो यहाँ से जो आपका फिगर आया दैट इज 9250। तो ये हमारी सेविंग है बाय फर्स्ट मशीन। सेकंड मशीन कितना सेव कर रही है, तो सेकंड मशीन के लिए हमने कहा 2200 की सेविंग है इनटू फैक्टर्स हमारे पास कितने हैं, तो फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं 1 डिवाइड बाय 1.15 इयर्स के लिए वो आता है 3.79, सेविंग्स हो गई 8340। यस सर। तो फर्स्ट में सेविंग ज्यादा हो रही है, सेकंड में सेविंग कम हो रही है, दैट मींस फर्स्ट मशीन इज प्रेफरेबल। पर सर कॉस्ट भी अलग अलग है ना सर इन दोनों की, हाँ कॉस्ट अलग अलग है, तो यहाँ पर जो उनका टेन्योर है उसका भी ओवरऑल, कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्या कह रहे हो, कॉस्ट से भी कंपेयर करना पड़ेगा ना सर। फर्स्ट वाली 9250 सेव कर रही है और हाँ, सेकंड बिल्कुल आप वाली उसके साथ भी करते हैं 8000। बिल्कुल। तो अब हम कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो कॉस्ट के अंदर क्या कह रहा है, फर्स्ट मशीन की जो कॉस्ट है वो है कितनी, 10,000, और उसने 9250 की सेविंग की है, 9250 की सेविंग की है, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ ये कंपेयर किया। अब नेक्स्ट कंपैरिजन हमारा क्या है कि उसकी कॉस्ट के साथ में, तो यस सर, मशीन की 750। 10,000 की, हमने सेविंग की 9250 की, मतलब 750 रुपए तो हमारे एक्स्ट्रा लग रहे लॉस हो हैं। रहा है। यस, अगर मशीन खरीदते हैं तो हमारी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, क्योंकि मशीन उतना सेव नहीं कर पा रही जितना हम चाह रहे थे। दूसरी मशीन को अब अपन कंपेयर करते हैं तो दूसरी मशीन 8,000 की है, लेकिन उसने प्रॉफिट सेविंग दे रही है। 8,000 से ज्यादा की कर ली, 8340 यानी कि 340 उसने एक्स्ट्रा सेव कर ली है। दैट मींस अब कौन सी मशीन बेटर है, सेकंड वाली अब प्रॉफिट हम भी क्या दे कर रहे रही हैं, है। सेकंड मशीन इज बेटर। दैट मींस हमें कंपैरिजन अलग अलग तरीके से अलग अलग बेस से करना पड़ेगा। तो सिर्फ हम अगर पहला कंपैरिजन कर लेते हैं कि पहली मशीन ज्यादा बचा रही है तो वो गलत होता है, क्योंकि हमें दोनों चीजों को कंसिडर करना है, एक तो उनकी सेविंग कितनी हो रही है प्लस उनकी कॉस्ट कितनी लग रही है। अगर कोई सेव ज्यादा कर रहा है बट मशीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे जो नेट रिजल्ट निकाला, तो फर्स्ट मशीन में हमें 750 का लॉस, सेकंड मशीन में हमें प्रॉफिट होगा 340 का, तो इसलिए सेकंड मशीन को हम प्रेफर करेंगे। ओके सर, समझ आ गया। ओके, एक्चुअली वीडियो लैग हो गया था, पॉज हो गया था इसमें, तो लास्ट में हमने 2 मिनट में क्या कहा वो सुनाई नहीं दिया मेरे को। क्या कहा सर आपने? पॉज हो गया। ओके, देखो लास्ट में हमने क्या किया, पहले हमने 9250 एंड 8340 को निकाल लिया, ये तो आगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स।
अब हमको उसको कंपेयर करना है उनकी कॉस्ट के साथ में। तो हमने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन है वो 10,000 है और फर्स्ट मशीन ने सेविंग की कितनी 9250 की। मतलब अगर हम फर्स्ट मशीन खरीदते हैं तो हमें हो जाएगा लॉस कितने का 750। अगर हम सेकंड मशीन खरीदते हैं तो सेकंड मशीन तो 8,000 की है, लेकिन उसने सेविंग कितनी कर ली 8340 की सेविंग कर ली। दैट मीन्स 340 का हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। दैट मीन्स सेकंड मशीन इज प्रिपेयर्ड, सेकंड मशीन हम परचेज करेंगे। ओके सर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास बॉन्ड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड को हम कैसे वैल्यू करते हैं, बॉन्ड का किस तरह से वैल्यूएशन होता है।